गुड इवनिंग सभी को। क्या राजा पेटर, राजा पेटर गुड इवनिंग। आदित्य गिरी, शिल्पी कुमारी, आयुष। देखिए हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके थे ना हम लोग, उसके आगे चलना है, ठीक है। फिजिक्स का चलेगा। रेखा, अनीश तिवारी गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। अनीश तिवारी, रेखा सर, चलिए। ठीक है, आज देखिए, आज हमको अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है राजा पेटल, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े थे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आगे चलना है, ठीक है। रेखा फिजिक्स चलेगा, कितनी बार बोले फिजिक्स चलेगा, बता रहे हैं फिर भी उसी पे अड़े हो कि फिजिक्स चलेगा या केमिस्ट्री। चलिए देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके थे, अब हम लोगों को पढ़ना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ना है, ठीक है दोस्त। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां आज हमको पढ़ना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ना है, और हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां हैं। देखिए पहली कमी देखिए क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, सर जब करवाते हैं तब पढ़ाते हैं, ऊपर से लिखकर पढ़ाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगेगा भावेश यादव, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्लास टाइमिंग वही रहेगी, क्लास टाइमिंग आपका 2 बजे है, 2 बजे ही रहेगा। आज सर्वेश सर नहीं है और उनका क्लास उनके टाइम पर हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग वही रहेगी। देखिए परमाणु के अस्थायित्व, अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, असफल रहा, ठीक है। देखिए ये पहली कमी है आपका, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए आपका जो ये बताए हैं, देखिए देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर यदि कोई आवेशित कण है, चाहे प्लस है या माइनस, ठीक है, कोई भी आवेशित कण है, ये किसी वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर यदि कोई आवेशित कण है, यह क्या कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, तो इसकी जो है देखिए
ऊर्जा लगातार क्या होगी, ऊर्जा लगातार घटती जाएगी, ऊर्जा लगातार घटती जाएगी। तो इस आधार पे देखिए इलेक्ट्रॉन भी क्या है, आवेशित कण है, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन भी एक क्या है, आवेशित कण है। और ये देखिए नाभिक है, ये भी देखिए नाभिक के बाहर क्या कर रहा है, देखिए विभिन्न कक्षा में चक्कर लगा रहा है, विभिन्न कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इसकी भी ऊर्जा घटनी चाहिए। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार कोई भी यदि परमाणु है जिस पर आवेश लगा है और वो क्या कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन भी देखिए वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा घटनी चाहिए। और यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी तो इसका कक्षा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा। और जब इसकी ऊर्जा घटेगी तो ये छोटा होते होते लास्ट में क्या करेगा, नाभिक में गिर जाएगा। और जैसे ही नाभिक में गिरेगा तो परमाणु की संरचना क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा, तो उसका अस्थायित्व तो बना रहेगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा कि घूमता रहेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिए रदरफोर्ड। यह इनकी क्या थी, पहली कमी थी। ठीक है, यह इनकी पहली कमी थी। और देखिए क्या कमी है, देखिए यह मॉडल परमाणु के देखिए परमाणु में से क्या होता है, देखिए स्पेक्ट्रम, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, देखिए यह जो मॉडल है रदरफोर्ड का, ये क्या है, ये परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम मतलब देखिए आप पढ़े हैं कि सभी परमाणु क्या करते हैं, ऊर्जा का निरंतर उत्सर्जन या अवशोषण करते रहते हैं। तो ऊर्जा के जो उत्सर्जन या अवशोषण का जो क्रम होता है, तो उस क्रम को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तीसरी देखिए कमी क्या थी इनकी, ये देखिए इनकी तीसरी कमी थी, यह मॉडल परमाणु में विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका। ठीक है, यह देखिए यह जो मॉडल है, ये तीन कमियां थी मुख्य रूप से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। पहला क्या था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। उसके बारे में नहीं बता पाया कि परमाणु अस्थायी रहेगा कि अस्थायी, इसके बारे में नहीं बता पाया। बीटेक के लिए सबसे ज्यादा फिजिक्स और मैथ, संजीत कुमार, फिजिक्स और मैथ सबसे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की, उसमें से जो परमाणु में से ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं उसके स्पेक्ट्रम की, उसका सतत स्पेक्ट्रम रहेगा, रेखीय रहेगा कि अरेखित रहेगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाया। तीसरा क्या है, यह मॉडल परमाणु के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका। मतलब यह परमाणु मॉडल यह नहीं बता पाया कि विभिन्न कक्षा है, जैसे नाभिक है, देखिए नाभिक के बाहर देखिए बहुत सी कक्षाएं हैं,
एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके बारे में भी यह मॉडल कोई जानकारी नहीं दे पाया। ठीक है, यह मॉडल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। तो ये देखिए, ये आपका 3 था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, बोर का परमाणु मॉडल। देखिए सीयूटी में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आएंगे सब बोर के परमाणु मॉडल से ज्यादा आएंगे। इसको आप लोग एकदम ध्यान से समझकर पढ़िए। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ज्यादातर क्वेश्चन बोर के परमाणु मॉडल से ही बनते हैं, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल ही सफल है, बाकी सब जितने हैं सब असफल हो गए, लेकिन बोर का परमाणु मॉडल ये काफी हद तक, मतलब अभी तक ये क्या है, सफल रहा है, तो इसी से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगला, देखिए क्या है, बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, ठीक है, और यही देखिए ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर का परमाणु मॉडल। नहीं अमन कुमार, आज केमिस्ट्री नहीं चलेगा, इसीलिए तो केमिस्ट्री के जगह पे फिजिक्स चला रहे हैं भाई। ठीक है, 2 बजे नहीं थे दीपक चौहान, तो 2 बजे नहीं थे, अब केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए हैं तो उससे अच्छा यही क्लास कर दें। केमिस्ट्री का भी क्लास नहीं चलता, हम 2 बजे नहीं थे, फिजिक्स भी नहीं चलता, तो कोई एक क्लास चल जाए आप लोगों का। ठीक है, नहीं नहीं, सर्वेश सर नहीं पढ़ाएंगे आज। दोनों दोनों मिलाकर आएगा, मुनीष साहू। देखिए अब बोर का परमाणु मॉडल देखिए क्या है। बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, ठीक है, देखिए बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए बोर थे, नील्स बोर वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अभी हम कमियां पढ़े हैं, उनकी कमियों को दूर करते हुए क्या किया, हाइड्रोजन से संबंधित एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब उनका, देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, देखिए हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपका कि बोर का परमाणु मॉडल किससे संबंधित है, बोर का परमाणु मॉडल किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? बताइए बोर का परमाणु मॉडल किससे संबंधित है, जल्दी कमेंट करिए। बोर का परमाणु मॉडल संबंधित है, इसमें क्या रहेगा सही, जल्दी बताइए।
बोलिए भाई, बोर का परमाणु मॉडल किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन ये आएगा तो क्या करेंगे, इसमें क्या आपका रहेगा सही आंसर? जल्दी करिए। राजा पेटल, यस से। और बाकी आदित्य गिरी, अनिश तिवारी, नेहा। हाँ तो यही कमेंट करिए जल्दी जल्दी, आप लोग बहुत लेट करते हैं कमेंट करने में। चलिए बहुत सही, कमेंट करते रहेंगे। देखिए कमेंट जब क्वेश्चन, हाँ कल्पना चलो, हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित है, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। जब आप लोग पूछते हैं तब कमेंट लेट करते हैं, वैसे जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत सही। प्रिया यादव, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से, हाइड्रोजन परमाणु से सही है सबका, हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित है। मैंने इसीलिए देखिए मैं बोलता हूं जो चीज इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको अंडरलाइन करके बता देता हूं। देखिए बोर का परमाणु मॉडल है, ये किससे? हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित है। बोर का परमाणु मॉडल किससे संबंधित है? हाइड्रोजन परमाणु से। सबका सही है, चलिए बहुत सही। नंदिनी गिरी, दीपक चौहान, अमन कुमार, प्रिया यादव, चलिए सबका सही है। अनीश तिवारी, सुमित, चलिए तो ठीक है आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए देखिए इनके अनुसार देखिए इन्होंने क्या क्या बताया था। देखिए इनके परमाणु मॉडल में क्या क्या पॉइंट थे ये देखना है कि ये, अच्छा से की जगह, अच्छा बोर ने रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सही है। चलिए बोर ने, रदरफोर्ड के, सही है। विशाल गौड़ ले तो रहे हैं, विशाल बोले तो हैं, सुना करो। देखिए अच्छा अब ये देख लीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर केवल उन्हीं कक्षा में घूमता है जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणित होता है, पूर्ण गुणित होता है। ठीक है, देखिए ये है। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर केवल उन्हीं कक्षा में घूमता है। रदरफोर्ड नहीं बता पाते कि किस कक्षा में घूमेगा, किस में कितना घूमेगा, लेकिन बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर केवल उन्हीं कक्षा में घूमता है जिस कक्षा में उसका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 का पूर्ण गुणित होता है। तो इसके आधार पर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए mvr, ये क्या है, कोणीय संवेग है। देखिए ये कोणीय संवेग है, ये कितना आ जाएगा, nh/2, जहां n बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ तो देखिए इसमें देखिए ये है, तो देखिए सभी कक्षा के लिए हम यम भी आर निकालेंगे। आर क्या है, त्रिज्या। जैसे इसकी त्रिज्या हम क्या करेंगे, R1, इसकी त्रिज्या क्या है, R2, और इसकी त्रिज्या क्या है, R3।
तीन कक्षक है, तीनों की अलग अलग त्रिज्या है R1 R2 R3। अब देखिए हम MVR1 निकालेंगे, MVR2 और MVR3, सबका मान निकालेंगे, जिसका मान देखिए क्या आ जाएगा H/2 पाई, या तो फिर कितना आ जाएगा देखिए हमारा, या तो देखिए आ जाएगा 2H/2 पाई, या ऐसे आएगा, जिसके लिए ये मान आएगा देखिए H/2 पाई का पूर्ण संख्या के रूप में गुणाएगा, चाहे 1H रहे, देखिए n का मान 1 2 3 4 रखते जाना है, चाहे 1H रहे, चाहे 2H रहे, चाहे 3H रहे, 4H, ऐसे जो पूर्ण संख्या के रूप में आएगा जिसके लिए मान, उसी में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जिसमें कि इसके गुणक के रूप में आए, H/2 पाई के गुणक के रूप में आए, उसी के बराबर आए। ठीक है, उसी, अरे सुधांशु सिंह, उस पर अट्रैक्शन लगता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच क्या होगा आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इसकी जो गति है देखिए, गतिज ऊर्जा इसको ऐसे बाहर की तरफ जाएगी लेकर, जो गति है वो बाहर की तरफ जाएगी लेकर, लेकिन इसका जो अभिकेंद्र बल है, केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो क्या रहेगा, अंदर की तरफ। देखिए इसकी गति के कारण ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन इसका बल इसको अंदर की तरफ लाएगा, तो ये क्या होता है, एक वृत्तीय गति में गति करता है, एक बल बाहर की तरफ लगेगा और एक अंदर की तरफ। तो आप जानते हैं कि जब गति और बल दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जब किसी वस्तु पर उसके गति के लंबवत बल लगाया जाता है तो वृत्तीय गति करने लगता है। देखिए कोई वस्तु ऐसे जा रहा है, ये भी है, इस पे बल हम ऐसे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे घूम कर जाने लगेगा। तो वही चीज ये देखिए, इस पर बल लग रहा है इधर, गति कर रहा है इधर, और बल लग रहा है इधर, बल उसके लंबवत है, देखिए ये भी है और ये क्या है, बल है F, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये इससे मुड़ कर चलने लगेगा वृत्तीय गति में। ठीक है, ये देखिए पहला था। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखिए, पहले पहले में देख लीजिए, इन कक्षा को अस्थाई कक्षा या ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, इन कक्षा को अस्थाई कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, सुधांशु यार गजब, क्यों, ये बताओ, नाभिक में पहले से ही प्रोटॉन की खोज की गई है, अब ये प्लस है, अब इसमें तुम इलेक्ट्रॉन लाओगे माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो, मतलब नाभिक नष्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहेगा तो उसमें प्लस पहले से ही है, नाभिक में पॉजिटिव आयन पहले से होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उस कक्षा को क्या कहते हैं, अस्थाई कक्षा कहेंगे या तो ऊर्जा स्तर। तो पहला देखिए इनका कमी दूर हो गया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा किस में नहीं घूमेगा, लेकिन बोर ने बता दिया जिस कक्षा में उसका कोणीय संवेग इतने के बराबर आएगा यानी H/2 पाई के, उसी में वो घूमेगा, नहीं आएगा बराबर तो नहीं घूमेगा। तो पहली कमी दूर हो गई। दूसरा देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई कक्षा में घूमता है तब तक न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और न अवशोषण। ठीक है, जब तक देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूमेगा
न तो ऊर्जा बाहर निकालेगा उत्सर्जित करेगा, न तो अवशोषित करेगा। जब वह ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करेगा तो उसकी क्या होगी, वह एक ही कक्षा में घूमता रहेगा और उसका अस्थायित्व बना रहेगा। देखिए कमी पहला यही था ना, देखिए कमी पहला यही था कि यह अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्याग करके नाभिक में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाएगा कि नहीं। लेकिन बोर ने क्या बताया, देखिए जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में एक अस्थायी ऊर्जा में घूमता रहेगा तब तक वह क्या करेगा, ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करेगा और न ही अवशोषण करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करेगा। तब यह क्या करेगा, देखिए तब उसकी अस्थायित्व तो बनी रहेगी। तीसरा देखिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करता है। ठीक है, अवशोषित या उत्सर्जित करता है। ठीक है, और देखिए अवशोषित या उत्सर्जित करता है तो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का मान देखिए कितना होगा, देखिए अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर देखिए क्या होगा, E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2, जहां देखिए E1 क्या है, पहले ऊर्जा स्तर है। जब इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से E2 में जाएगा, पहले से दूसरे में जाए या दूसरे से तीसरे, मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाएगा तो दोनों के अंतर के बराबर क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर ये क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित करेगा। ठीक है, दोनों के अंतर के बराबर यह ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करेगा। और यही मान किसके बराबर आता है, देखिए एच न्यू के बराबर आता है। ठीक है, मतलब दोनों ऊर्जा स्तरों का अंतर करेंगे ना। जैसे देखिए ये है, अगर इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर है 10 वाले में है, 10 जूल वाले में, और इसको देखिए जाना है किसमें, 7 जूल वाले में जाना है। 10 जूल से 7 जूल में जाएगा तो 10 माइनस क्या कर देंगे 7, 3 जूल क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। बाहर क्यों निकालेगा, देखिए 10 जूल वाले में से 7 वाले में जाएगा, अधिक वाले से कम वाले में जाएगा तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और यदि कम वाले से अधिक वाले में जाएगा तो क्या करेगा, उत्सर्जित। मतलब आपको नोट में ये याद रखना है कि ये जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान है, ठीक है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, दोनों ऊर्जा स्तरों के, दोनों कक्षा के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। एक कक्षा में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है तो एक कक्षा की ऊर्जा और जिसमें जा रहा है उसकी ऊर्जा, दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कितना ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित हुआ है। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, उत्सर्जित, तब बाहर निकाल देता है। और जब कम ऊर्जा स्तर से अधिक वाले में जाएगा तो क्या करेगा, अवशोषित। ये ध्यान रखिए। हाँ ये आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, अभी बताया जाएगा दीपक चौहान। हाँ यही है राजा पिटल। ठीक है, तो देखिए उत्सर्जित या अवशोषित कब करता है, इतना आप याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अधिक, उच्च ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर से कम वाले में जाएगा तो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। और जब कम वाले से अधिक वाले में जाना रहेगा तो क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये था हमारा, नहीं संजीत कुमार वो नहीं पढ़ोगे तब भी हो जाएगा काम।
बोर के परमाणु मॉडल के दोष पढ़ेंगे अब हम लोग। देखिए बोर के परमाणु मॉडल के दोष। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के दोष। तो देखिए बोर के परमाणु मॉडल के क्या क्या दोष थे। यह मॉडल केवल एकल परमाणु हाइड्रोजन के लिए सत्य है। ठीक है, यह जो मॉडल है, देखिए जो बोर का परमाणु मॉडल है, यह केवल एकल परमाणु के लिए, मतलब एक परमाणु के लिए सत्य है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। यह केवल हाइड्रोजन, इसी के लिए बताया गया कि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन पर आधारित है, या तो हाइड्रोजन से संबंधित है, क्योंकि इनका परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन के लिए लागू होता है। बाकी एक से अधिक जब उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, हीलियम, लिथियम, उसके लिए ये लागू नहीं होता है। यह केवल किसके लिए होता है? केवल हाइड्रोजन परमाणु, केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही सत्य है। टाइम चेंज नहीं हुआ है सेजल, टाइम 2 बजे ही चलेगा क्लास। देखिए दूसरा क्या है, बोर के अनुसार कक्षाएं वृत्तीय होती हैं। वृत्तीय होती हैं, परंतु सोमरफील्ड के अनुसार दीर्घवृत्तीय होती हैं। ठीक है, देखिए बोर ने क्या बताया था, बोर के अनुसार, देखिए बोर के अनुसार कक्षाएं क्या होती हैं? वृत्तीय होती हैं। बोर के अनुसार कक्षाएं क्या होती है? वृत्तीय होती है। परंतु बोर के बाद जो आधुनिक आपका परमाणु मॉडल है, नए जमाने का जो परमाणु मॉडल आया है आधुनिक, सोमरफील्ड ने बताया। सोमरफील्ड ने क्या बताया? सोमरफील्ड के अनुसार दीर्घवृत्तीय है। तो ये भी इनकी एक कमी है। बोर के अनुसार कक्षा जो होती है वो क्या होती है? वृत्ताकार होती है, लेकिन सोमरफील्ड ने क्या बताया कि दीर्घवृत्ताकार होती है। तो ये भी इनकी एक क्या है? कमी है। तीसरा देखिए क्या है, यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बताने में असफल रहा। ठीक है, देखिए यह मॉडल क्या है? देखिए यह मॉडल जो है ये परमाणु की क्या, देखिए
तीव्रता बताने में क्या रहा, देखिए असफल रहा। ठीक है, यह मॉडल देखिए क्या किया इसने, परमाणु की जो स्पेक्ट्रम रेखा है, पहले तो इसके पहले जो मॉडल था रदरफोर्ड का, उन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या की तो उसकी तीव्रता कितनी तेजी से, कितना उसका तीव्रता है, कितना तेज है, ये बताने में ये असफल रहे, उसकी तीव्रता को नहीं बता पाए। हाँ, सोमरफील्ड एक क्या है, वैज्ञानिक है, बोर एक आपके नील्स बोर एक साइंटिस्ट हैं, ये नहीं पता था। दूसरी लाइन फिर से समझाइए। देखिए रोहित कुमार, बोर के अनुसार, बोर ने बताया था कि जो कक्षा होती है वो क्या होती है, कक्षाएं वृत्ताकार होती है, वृत्त क्या आकार की होती है। देखिए बोर ने बताया कि कक्षाएं क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, ये किसने बताया, बोर ने। लेकिन जो सोमरफील्ड है, देखिए सोमरफील्ड ने देखिए क्या बताया, इनके अनुसार कक्षाएं ऐसी होती हैं दीर्घ वृत्ताकार। बोर ने बताया कि कक्षा गोलाकार होती है, लेकिन सोमरफील्ड ने अंडे के आकार का बताया, दीर्घ वृत्ताकार बताया। तो ये इनका आधुनिक है, ये क्या देखिए, ये आधुनिक है, आधुनिक परमाणु मॉडल है, तो ये सही है। और इनका ये पहले का ही गलत है, मतलब ये इनका एक दोष था कि इन्होंने कक्षा को वृत्ताकार बताया था, लेकिन जबकि कक्षा कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो लिखने में टाइम नहीं लगेगा, केवल आपको वही पॉइंट लिखवा रहे हैं, 2-3 पॉइंट जो जो कि जरूरी हैं। हाँ, सोमरफील्ड का सही है। ठीक है, अगला देखिए, यह मॉडल स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, देखिए यह स्पेक्ट्रम की जो सूक्ष्म कितनी छोटी संरचना होती है उसके बारे में ये नहीं बता पाया। नहीं है तो बोल तो रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना होगा संजीत कुमार, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ और ज्यादा फिजिक्स और मैथ पर ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा फिजिक्स पर। हो गया, देखिए अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखिए ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन के तुल्य परमाणु के लिए बोर कक्षा, ठीक है, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन के तुल्य परमाणु के लिए बोर कक्षा, बोर की कितनी कितनी कक्षा है, जो भी डाउट है अंजलि बिन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जो भी डाउट है आप लोग क्या करिए, देखिए
अरे डाउट नंबर दिया गया, उस पर कॉल कर लीजिए, कॉल करके क्लियर कर लीजिए जो भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है, बताया जा रहा है क्लास में। अगर न्यूमेरिकल बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, या तो उसको नहीं देख पाए आपका एसएमएस, जैसे एसएमएस सब लोग करते हैं कि सर ये वाला फिर से बता दीजिए, अगर नहीं देख पाए, नहीं बता पाते हैं, तो आप लोग क्लास के बाद कॉल करके उस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। या तो अपने से भी सॉल्व कर रहे हैं, किताब से सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिए। अफजल 15 सेकेंड के लिए क्या? अफजल 15 सेकेंड के लिए क्या करना है भाई तुम्हें? डाउट नंबर नहीं है? क्या देखना है अफजल 15 सेकेंड के लिए, क्या देखना है? अच्छा, इसमें क्या देखना है? सोनिया, नंबर देखिए, नंबर आप लोग इसी पर कॉल करिएगा, 85 43 00 49 39, यही आपको बार बार दिया गया, इसी नंबर पे आपको करना है। डाउट नंबर यही है, ठीक है? डाउट नंबर यही है। डाउट नंबर लिख लीजिए यही। क्लास ओवर होने के बाद कॉल करके पूछ लिया करिए जो भी डाउट हो, क्वेश्चन न समझ में आया, या तो टॉपिक न समझ में आया, या तो अपने से आप किताब से पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं नहीं आ रहा है, उसको भी पूछ सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है? चलिए, ये लास्ट टॉपिक देखिए, आज देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे। देखिए कक्षीय त्रिज्या, इसके लिए पहला देखिए क्या रहेगा। ठीक है, कक्षीय त्रिज्या, इसको नोट कर लीजिए। कल टेस्ट है, 1 मिनट। सर कल टेस्ट है सीयूटी में, नहीं है ना? हम्म। वो भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, ठीक है? टेस्ट के बारे में देखिए, टेस्ट का अभी क्लियर अगर रहेगा तो आपको 9 बजे तक नोटिफिकेशन, क्या 10 बजे तक चला जाएगा, ठीक है? अगर टेस्ट रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा, ठीक है? टेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन चला जाएगा। हाँ, पीडीएफ है हमारे पास। सोनिया, कॉल करके बात कर लेना, क्लास ओवर कर रहे हैं अभी, इसको लिखवा दे, ये जो जरूरी है, ये देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बता रहे हैं, जो फार्मूले हैं, 2 फार्मूले हैं, बता दे रहे हैं, फिर क्लास ओवर करने के बाद जो भी डाउट रहेगा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? बताएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देंगे, क्या क्या किसमें से कितना याद करना है रंजना यादव।
तो देखिए यदि ये क्या, देखिए त्रिज्या क्या है इसका, आर है, ठीक है, आर, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए इस पर अभिकेंद्र बल कितना आएगा, देखिए अभिकेंद्र बल क्या रहेगा इस पर, देखिए एम भी स्क्वायर बटे आर आएगा, इतना आएगा, देखिए हाँ क्लास बंद होने वाली है। और देखिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, देखिए ये कितना आएगा, देखिए यहां का आवेश ई है और यहां का देखिए क्या रहेगा, जेड ई, जेड क्या है, देखिए परमाणु क्रमांक, ई क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश, आर क्या है, देखिए त्रिज्या, यम देखिए क्या है, द्रव्यमान। तो हमको देखिए यही त्रिज्या निकालना है। तो देखिए पहले यदि कोई इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के कक्षा में गति कर रहा है तो इस पर अभिकेंद्र बल आ जाएगा एम बी स्क्वायर बटा आर। अब देखिए ये किसका कार्य करेगा, देखिए ये Q1 बराबर कितना हो जाएगा, जेड ई आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। यदि परमाणु क्रमांक जेड है तो इसमें जेड प्रोटॉन होंगे जिनका आवेश जेड इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। Q2 बराबर देखिए कितना आ जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है। Q2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए E। हाँ तो कॉल करना, उसी पे बता देंगे सोनिया, उसी नंबर पे कॉल करना तो हम बता देंगे, ठीक है। डाउट नंबर जो दिए हैं उसी पर कॉल करना तो हम बता देंगे कैसे करना है, क्या करना है, बात कर लेना, उसी पर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, Q2 होता है, देखिए Q1 का मान कितना है, जेड ई इंटू जेड ई इंटू ई अपान आर स्क्वायर, यही रहता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, देखिए Q1 का मान जेड ई है, Q2 का मान ई है, अपान आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, ये अभिकेंद्र बल है और ये क्या है, वैद्युत बल। संतुलन की स्थिति में दोनों बल क्या होंगे, तो देखिए क्या हम कर देंगे, संतुलन की स्थिति में देखिए एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, देखिए जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और इधर कितना देखिए एम बी स्क्वायर बटे आर। तो देखिए एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल, आर को यहां भेज दो, एम बी को यहां, तो आर बराबर कितना आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। या तो देखिए ऐसे कर दीजिए, इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद देखिए आर का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू देखिए जेड ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एम भी स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए परंतु एम भी आर बराबर कितना होगा, देखिए एन एच अपान 4 पाई, बोर के नियम से, देखिए बोर के नियम से क्या आ जाएगा, देखिए एम बी आर का मान ये रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू देखिए जेड ई स्क्वायर, इधर देखिए इसको हम क्या कर देंगे, एम भी आर इंटू आर, तो ये देखिए कितना आ जाएगा
1/4πε0 इंटू देखिए कितना आ जाएगा ZE² इज इक्वल, इसका मान देखिए क्या रख देंगे NH/4π इंटू क्या कर देंगे देखिए V, यही करेंगे। इसको MVR से करेंगे तो देखिए यहां से ना इसका मान रखिए सीधे सीधे, देखिए देखिए सीधे सीधे ये रखिए MVR बराबर कितना होता है देखिए NH कितना रहता है 2π बोर के नियम से। अब देखिए यहां से V बराबर देखिए क्या होगा NH/2πmR होगा। तो देखिए V का मान रखने पर, तो देखिए हम V का मान जैसे ही रखेंगे देखिए कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू देखिए यहां पर क्या है हमारा ZE²/R इज इक्वल, देखिए यम का मान तो रहेगा ही वैसे ही, देखिए यम और इंटू में देखिए इसका स्क्वायर करके रखेंगे, V का मान यहां करेंगे देखिए V बराबर ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए N² अपान कितना आ जाएगा देखिए 4π² M²R²। तो देखिए एक M से एक M कैंसिल और एक R से R कैंसिल, R को इधर भेजो बाकी सबको इधर भेजो, देखो R बराबर कितना आ जाएगा देखिए देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा देखिए N²H²ε0 अपान ZE²πm, बस ये आ गया आपका। देखिए त्रिज्या के लिए फार्मूला देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे आया। देखिए हम ये देखते हैं कि लगने वाला जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल ये आपका फार्मूला हो गया। Q1 का मान ZE रखेंगे, Q2 ZE क्यों रखेंगे देखिए नाभिक का आवेश ये है, नाभिक का आवेश, नाभिक में जितना उसका परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही क्या होगा उसमें प्रोटॉन होंगे उसी बराबर, और ये Q2 का मान, तो Q1 Q2 रख के ये बल निकालेंगे और ये अभिकेंद्र बल है। दोनों बल क्या होंगे संतुलन की स्थिति में दोनों बल बराबर होते हैं, R से R कट गया, देखिए MVR/NH/2π होता है बोर के नियम से। यहां से देखिए V का मान निकाल करके V का मान यहां रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, नहीं तो क्या होगा आपका R का मान जो आएगा वो क्या रहेगा देखिए R का के मान का फार्मूला रहेगा। और देखिए R प्रोपोर्शनल T कितना आएगा देखिए R प्रोपोर्शनल T N²/Z, क्योंकि देखिए H नियतांक है, एप्सिलॉन नियतांक है, पाई नियतांक है, यम नियतांक है, ई नियतांक है, ये सब क्या है देखिए ये चारों पांचों नियतांक है, केवल यही दोनों का मान बदल सकता है, उसके कक्षा की संख्या बदल सकती है, परमाणु क्रमांक बदल सकता है, तो इसलिए इस पर ये डिपेंड करता है। ये दोनों देखिए आपका ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है देखिए इस चैप्टर का।
बस 2 मिनट और। लास्ट देखिए पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल। दूसरा देखिए क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ये भी जरूरी है, फार्मूला है केवल, ठीक है, इसमें भी केवल फार्मूला है, याद करना। देखिए देखिए 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल, देखिए 9वीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का चाल भी n बराबर कितना आएगा, देखिए ZE²/2 ε0 NH, ये होता है। देखिए ये आपको याद करना है, ठीक है। और इसका जो मान आता है, देखिए इसका मान कितना आता है, देखिए 2.2 × 10⁶, ठीक है, इंटू देखिए क्या आ जाएगा Z/n मीटर/सेकेंड, ठीक है। ये देखिए मान आता है, ये भी देखिए आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। ये दोनों आप लोग, हाँ केवल फार्मूला ही लिख दिए हैं, केवल फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, केवल आपको फार्मूला लिखे। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ε0 आप जानते हैं वैद्युतशीलता है, एन क्या है, कक्षा का संख्या है, किस कक्षा में है, 9वीं, दूसरी, तीसरी जो भी रहेगा, और एच क्या है, प्लांक नियतांक है। तो आप लोग देखिए ये आपका हो गया मोस्ट फार्मूला। कल आपका, 1 मिनट, 10 भैया कल क्लास रखें कि नहीं? हाँ नहीं रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। कितने बजे रखें, सुबह? चलिए कल देखिए, इसमें बस थोड़ा सा है इस चैप्टर में, ठीक है। कल आप लोगों का 8:30 बजे ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे कल आपका क्लास चलेगा, कल का क्लास कर लीजिएगा। कल जितने फार्मूले हैं कंप्लीट हो जाएंगे, कल 8:30 बजे क्लास चलेगा, ठीक है। 8:30 पर फिजिक्स का कल क्लास कर लीजिएगा। चलिए कल आप लोग क्लास कर लेंगे तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन बता देंगे कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे इससे थियरी से क्वेश्चन आएंगे। भी आपका चाल है, भी एन कक्षा में चाल ज्ञात करना है, भी चाल है, चाल 9वीं कक्षा के लिए, ठीक है। तो कल आप सब लोग क्लास कल का कर लेंगे, कल आपका परमाणु कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। 8:30 पर कल सब लोग तैयार रहेंगे।